गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल्स। सो हम लोग का वीडियो नंबर 2 है इस पीवाईक्यू सीरीज का। इसमें इलेक्ट्रिकल का दूसरा पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो है थ्री फेस इंडक्शन मोटर और कैरेक्टरिस्टिक। यकीन मानिए आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 90% है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक दूसरे पेपर में पाया जाता है। तो इसलिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर और पूरा थ्री फेस इंडक्शन मोटर करते हैं, और वो भी बहुत शॉर्ट में, जिससे आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाए और आप लिख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर, ये देखिए एक डायग्राम है थ्री फेस इंडक्शन मोटर का, आपको ही बनाना है। ये आपका देखिए जो अंदर वाला पार्ट है ये रोटर है, ठीक है। और रोटर के ऊपर ये जो सर्कल्स है, जहां जहां भी सर्कल्स दिखते हैं वो हम बता रहे हैं आपको, वो होती है आपकी वाइंडिंग। तो ये हमारे रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग है वो रोटर वाइंडिंग, ये आपका स्टेटर है। बाहर वाला पार्ट जनरली स्टेटर होता है, अंदर वाला पार्ट रोटर होता है। तो ये जो स्टेटर है, इस पे जो गोले गोले बने, ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये थ्री फेस वाइंडिंग है। ये थ्री फेस सप्लाई दे रहा है, तभी इसको थ्री फेस इंडक्शन मोटर बोलते हैं। और इसको इंडक्शन मोटर इसलिए भी बोलते हैं कि इसमें इंडक्शन का प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर वाइंडिंग हो गई, ये रोटर वाइंडिंग हो गई, मैं यहाँ पे ये शाफ्ट हो गई। शाफ्ट मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कि जनरेटर में या मोटर में एक अंदर रॉड होती है जो घूमती है, वो हमारी शाफ्ट है। तो ये हमारी शाफ्ट हो गई। और रोटर वाइंडिंग जो होती है, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। आगे भी पता चलेगा कि क्यों शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब उनके कनेक्शन एक साथ मिला देना, जैसे ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट पॉइंट्स है सबसे पहले, कि ये एक सेल्फ स्टार्टिंग है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन नहीं थी सेल्फ स्टार्टिंग, बट ये है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये मोटर चलने लगेगी, मूव करने लगेगी। ये सेल्फ एक्साइटेड होती है, मतलब वही इस सेल्फ को खुद को एक्साइट कर सकती है, मूव कर सकती है। कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड। अब वहां पे वो सिंक्रोनस स्पीड में रन कर सकती है, बट ये सिंक्रोनस स्पीड में रन नहीं कर सकती। मतलब ये रोटर की स्पीड से कम ही रहेगी। सिंक्रोनस स्पीड में आ जाएगी तो समझ लीजिए आपकी मोटर रुक जाएगी या उसमें खराबी आ जाएगी। अब कंस्ट्रक्शन बात करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बताया था, स्टेटर क्या होता है, एक स्टेशनरी पार्ट। स्टेटर कोर इज मेड अप ऑफ लैमिनेटेड स्टील। उसमें किसकी बनी होती है, लैमिनेटेड स्टील की। और उसमें स्लॉट होते हैं। स्लॉट मतलब जैसे खांचे, खांचे होते हैं। इनर पेरिफेरी मतलब जैसे एक आउटर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुछ खांचे बने होते हैं। आप देखेंगे, आपको जो डायग्राम दिखेगा तो उसमें आपको कुछ अंदर ऐसे ग्रूव्स बने होंगे, उसमें पाथ होंगे, तो वो आपके क्या है, स्लॉट्स इन इनर पेरिफेरी। तो स्टेटर में हमारे इनर पेरिफेरी में क्या होते हैं, खांचे होते हैं अंदर की परत में। कंटेन थ्री फेज वाइंडिंग हैविंग फेज डिफरेंस 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब ये स्टेटर मैंने बताया आपको क्या होती है, थ्री फेज वाइंडिंग। और आपने पढ़ा होगा शायद थ्री फेज वाइंडिंग में जो आर वाई बी होते हैं, रेड येलो ब्लू, वो किससे सेपरेट होते हैं, 120 डिग्री के एंगल से, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिखेंगे। देन द थ्री फेज वाइंडिंग इज आइदर स्टार और डेल्टा कनेक्टेड। दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, स्टार और डेल्टा कनेक्टेड। तो ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, एंड इज कनेक्टेड टू थ्री फेज एसी सप्लाई, ठीक। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ मोटर। पोल्स अगर मान लीजिए कम है तो स्पीड ज्यादा होगी, या पोल्स ज्यादा है तो स्पीड कम होगी। ये आपका इसमें रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्या होता है सेकंड पार्ट, रोटर। रोटर कंप्राइजेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल लैमिनेटेड आयरन कोर विच स्लॉट्स इन आउटर पेरिफेरी। रोटर में क्या है कि उसमें आउटर पेरिफेरी में स्लॉट्स, मतलब ऊपर की परत में कुछ खांचे बने। जैसे रोटर अंदर वाला पार्ट है, रोटर अंदर वाला पार्ट है, तो इसके आपके ऊपर देखना कुछ खांचे बने होंगे मान लीजिए। तो वो आपका हो गया रोटर पे जो आउटर पेरिफेरी पे आपकी कुछ वो हो गए पाथ, ठीक है। जिसमें इसको हम लोगों ने बोला है यहाँ पे ग्रूव्स, मान लीजिए यहाँ पे स्लॉट्स बोला गया है, स्लॉट्स हो गए। और इसमें क्या है, जो स्टेटर है उसके अंदर साइड में पार्ट है, पाथ है, मतलब यहाँ पे अंदर साइड पे ग्रूव्स है। तो ये हम लोग को बता रहे हैं कि भाई देखो, कि स्टेटर में क्या होता है, उसमें स्लॉट्स और तीन इनर पेरिफेरी उसके अंदर साइड में होते हैं, और इसके बाहर साइड में धातुए टाइप के होते हैं, मतलब ग्रूव्स होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू रोटर वाइंडिंग थ्री फेज मोटर कैरेक्टराइज इन टू। अब रोटर वाइंडिंग के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड होती है आपके टाइप्स ऑफ मोटर। एक होता है स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर क्या होता है, जिसमें हम लोग स्क्वायरल केज रोटर का यूज करते हैं, वो हम लोग को स्क्वायरल केज मोटर बोलते हैं जिसको। और एक होती है स्लिप रिंग और वाउंड टाइप मोटर। तो ये दो टाइप की मोटर होती है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, इनमें डिफरेंस भी आता है कई बार। तो ये देखिए, इसका स्क्वायरल केज रोटर क्या है, ये देखिए आपको केज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये हमारा स्क्वायरल केज वो है रोटर। ये यहाँ पे देखिए एंड रिंग्स लगी, यहाँ पे रिंग्स लगी होती हैं, तो ये देखिए दो रिंग्स हैं। यही काम करती हैं इसको शॉर्ट सर्किट करने का, मतलब मान लीजिए अगर सारे वायर एक साथ एक कनेक्शन जोड़ दें शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो ये जो रिंग है, ये सबके साथ जुड़ी है, तो ये शॉर्ट सर्किट कर देती है इसको। ये आपके देखिए यहाँ पे सिलिंड्रिकल को रोटर है, मतलब कंडक्टर्स है, ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर प्लेस्ड है। तो हम लोग इसमें पहले बात करते हैं स्क्वायरल केज रोटर की। इन रोटर स्लॉट्स हैवी कॉपर बार्स आर प्लेस। इसमें जो रोटर स्लॉट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, कॉपर बार्स होते हैं। लाइक यहाँ पे जो उसमें स्लॉट्स होते हैं, मतलब जो जगह होती है उसमें क्या होते हैं, कॉपर बार्स प्लेस होते हैं, कॉपर्स के बार्स, लाइक कॉपर्स के एक तरीके से हैवी बार्स, वो प्लेस होते हैं। और इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल लैमिनेटेड कोर विद पैरेलल स्लॉट्स। इसमें पैरेलल स्लॉट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, सिलिंड्रिकल लैमिनेटेड कोर होती है।
रोटर बार्स आर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड। ये परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट होते हैं, क्योंकि इसी की वजह से ही आगे देखना आप वर्किंग में पता चलेगा कि इसी की वजह से कंडक्टर में करंट पास हो रही है। दिस लिमिट द इंसर्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। तो इससे क्या होता है, एक्सटर्नल लोड की लिमिट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब स्लिप रिंग और वाउंड टाइप क्या होता है? इसमें क्या है, देखिए ये तीन स्लिप रिंग है, ये हम लोग तीन स्लिप रिंग जोड़ते हैं, ये आपकी जो थ्री फेज सप्लाई है उसके साथ। तो इसमें क्या है कि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, जस्ट लाइक कि आप उसको उसकी स्पीड रेगुलेट कर सकते हैं। रिहोस्टैट लगाते हैं तो मतलब उसमें स्पीड रेगुलेट हो सकती है। तो ये हम लोग का स्लिप रिंग और वाउंड टाइप है। तो इसमें क्या है, बाउंड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ फेज एज स्टेटर। तो जितने स्टेटर में पोल्स होते हैं और फेज होते हैं उसी हिसाब से इसको बाउंड करा जाता है आपको। और रोटर वाइंडिंग इज आइदर स्टार और डेल्टा कनेक्टेड, ये तो हमें पता है, बट स्टार इज प्रिफर्ड हियर। मतलब वैसे दोनों हो सकती है बट स्टार को हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। थर्ड, द थ्री स्टार टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू थ्री क्रॉस स्लिप रिंग्स। देखिए थ्री, जो थ्री हम लोग के ये हैं टर्मिनल्स, टर्मिनल्स आर वाई बी, ये कनेक्टेड थ्री स्लिप रिंग्स से। तो ये आप उसमें बता रहा है। स्लिप रिंग्स इंसुलेटेड फ्रॉम रोटर शाफ्ट। रोटर शाफ्ट जो होती है, रोटर शाफ्ट जो होती है स्लिप रिंग से सराउंडेड होती है, ठीक है, और इंसुलेटेड होती है। दिस मेक्स पॉसिबल इंट्रोडक्शन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब इसमें लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं, इसको रेगुलेट कर सकते हैं हम। बट ये जो यहाँ पे है जो आपका स्क्वायरल केस, इसमें रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग हो गया रोटर टाइप्स के रोटर। अब आगे बढ़ते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पे। वर्किंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये देखिए आर वाई बी, रेड येलो ब्लू, ये थ्री फेज सप्लाई का सिंबॉलिक उसमें रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए आपकी स्टेटर वाइंडिंग हो गई, ये आपकी स्टेटर वाइंडिंग हो गई, ये स्टेटर वाइंडिंग हो गई, ये आपकी रोटर वाइंडिंग्स है। रोटर शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे किससे? एंड रिंग से। आपको पता है स्क्वायरल की रोटर है पहली बात तो ये, तो उसमें एंड रिंग से क्या है? शॉर्ट सर्किट। ये आपकी एंड रिंग्स ही है, और एंड रिंग्स में देखिए शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक। तो आपका डायग्राम है। अब कहा गया है सबसे पहले तो थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज सप्लाइड टू थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग आर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ सेटअप इन द स्टेटर कोर। सिंपली मतलब है कि आपने थ्री फेज सप्लाई दी आपने स्टेटर को, तो स्टेटर में क्या डेवलप हो गया? थ्री फेज, उसमें स्टेटर सप्लाई दी थ्री फेज, तो उसमें क्या डेवलप हो गया? आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई जो रोटेट कर रही है किसमें? स्टेटर में। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है, दिस आरएमएफ रोटेट्स विद सिंक्रोनस स्पीड। ये जो आरएमएफ है अभी ये सिंक्रोनस स्पीड में रन कर रहा है, मोटर नहीं रन कर रही, बट ये जो आरएमएफ है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रही है किस पे? सिंक्रोनस स्पीड पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनएस इक्वल टू 120 एफ एस अपॉन पी। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है, तो आप जरूर याद रखेंगे। एफ एस क्या होता है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी करंट हम लोग देते हैं जो थ्री फेज सप्लाई देते हैं। और पी क्या होता है? नंबर ऑफ पोल्स। तो ये सेकेंड हो गया। देन थर्ड पॉइंट, द आरएमएफ पासेस थ्रू एयर गैप्स एंड कट्स अ स्टेशनरी रोटर कंडक्टर। मतलब कि अब देखिए रोटर तो स्टेशनरी हमारा रुका हुआ है, बट यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। तो इससे क्या होगा? ये देखिए आपका कुछ मतलब इसमें फ्लक्स कट करेगा, इसको जो कंडक्टर है ये रोटेट होने की वजह से इसमें फ्लक्स कंडक्ट हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि ड्यू टू रिलेटिव स्पीड बिटवीन आरएमएफ एंड स्टेशनरी रोटर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन रोटर कंडक्टर। तो ये रिलेटिव स्पीड हो गई। अब जैसे ये तो रुका हुआ है, ये मूव कर रहा है, तो इनके बीच में कुछ स्पीड का अंतर आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि एक हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट कर रखा है, तो इस वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होने लगी। मतलब कि सिंपल सा मतलब है, आपने थ्री फेज सप्लाई दी, स्टेटर में आरएमएफ जनरेट हुई, आरएमएफ की वजह से इसमें रोटर में फ्लक्स कट हुआ। और अब ये आपको पता है लेंथ, मतलब उसमें जो फैराडे लॉ होता है कि अगर आपका क्लोज सर्किट है और फ्लक्स कट हुआ है तो ईएमएफ जनरेट हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा। तो ये जो करंट है इसकी वजह से ये मूव करेगी मोटर। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच दैट इट अपोजेस द कॉज। अब यहाँ पे कॉज क्या है? आरएमएफ है, तो आरएमएफ को अपोज करेगा। तो ये आप थ्योरी लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज। पहली बात। अब कॉज क्या है यहाँ पे? रिलेटिव स्पीड है भाई, इसी की वजह से तो बनी है कॉज, मतलब क्या किसकी वजह से उत्पत्ति हुई इसकी? तो आरएमएफ एंड स्टेशनरी रोटर की वजह से इसका मतलब उत्पत्ति हुई। तो कॉज इज रिलेटिव स्पीड बिटवीन आरएमएफ एंड स्टेशनरी रोटर। तो अब इसको ही अपोज करेगी। तो अब देखिए अगर मान लीजिए इसको अपोज कर रही तो इसके इसकी डायरेक्शन में चलने लगेगी आपकी जो मोटर है। हेंस रोटर हैज अ टेंडेंसी टू रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड। अब मान लीजिए अगर आप इसमें बोला तो अपोजिट जा रहा है, अपोजिट का मतलब यही कि उसके कॉज को कम करेगा, ठीक है। तो कॉज को कम मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो उसके बीच में डिफरेंस आ रहा है रिलेटिव स्पीड, उसको कम करेगा। तो रिलेटिव स्पीड के जो डिफरेंस को कम करेगा, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो भाई तो डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे तो डिफरेंस रहेगा ही नहीं। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि वो मोटर लेंज लॉ की वजह से उसी की डायरेक्शन में चलने लगेगी। हैंस रोटर हैज अ टेंडेंसी टू रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड, टेंडेंसी टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी जो मोटर है कैसे रोटेट होती है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। So rotor begins to move in direction of RMF.
कंटिन्यूज टूवर्ड्स सिंक्रोनस स्पीड एंड द मशीन रन्स द स्पीड नियर बट बिलो सिंक्रोनस स्पीड। मतलब क्या होता है कि ये मशीन रन करती है बट सिंक्रोनस स्पीड से कम, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड में अभी में क्वेश्चन भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड। क्यों? क्योंकि एज द स्पीड ऑफ रोटर रीचेस टू सिंक्रोनस स्पीड द रिलेटिव स्पीड इज जीरो। अगर तुम्हारी जो स्पीड है रोटर की वो सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो जाती है तो रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड मतलब कुछ डिफरेंस होना चाहिए और वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। हैंस नो ईएमएफ, ईएमएफ भी जनरेट नहीं होगा, डिफरेंस ही नहीं होगा, तो जब ईएमएफ जनरेट नहीं होगा करंट नहीं होगी, एंड देयरफॉर नो टॉर्क एट सिंक्रोनस स्पीड। तो मतलब सिंक्रोनस स्पीड पे मोटर चलेगी ही नहीं। इस वजह से हम लोग को रोटर नेवर रीच सिंक्रोनस स्पीड, इसी वजह से रोटर कभी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं जा सकती। अब रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एन एस माइनस एन आर, स्टेटर की स्पीड और माइनस रोटर की स्पीड। तो ये हमारा रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अब मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे टॉर्क की, क्योंकि इसको हम लोग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में भी यूज करेंगे। तो टॉर्क इक्वल टू के क्या है? कांस्टेंट। एस स्लिप, आर टू जो है वो रोटर का हमारा रेजिस्टेंस है, आर टू स्क्वायर यहाँ पे रोटर का रेजिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। एस स्लिप है, एक्सएल क्या है? रिएक्टेंस है रोटर का। तो ये हम लोग का फॉर्मूला याद रखना है, टी इक्वल टू के एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि अगर आपको किसी चीज को मैक्सिमाइज करना होता है तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो रख देते हैं, तो आपको वो कंडीशन मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या करा, इसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करा, डी टी बाई डी एस इक्वल टू जीरो। जब आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूल से करेंगे डिफरेंशिएट, तो आ जाएगा आर टू इक्वल टू एस एक्सएल। ये कंडीशन है, ठीक है, कि अगर आपको मान लो मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, क्या होना चाहिए? जो आर टू है रेजिस्टेंस है वो स्लिप मल्टीप्लाई रिएक्टेंस होना चाहिए। तो ये हम लोग की कंडीशन हो गई। अब स्लिप क्या होगी? रिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, तो आप यहाँ से स्लिप का फॉर्मूला निकाल लेंगे, एस इक्वल टू आर टू अपॉन एक्सएल। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि आपकी डेरिवेशन कभी कभी आ जाती है, तो ये आप पढ़ेंगे। है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, जो कि नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हर बार, और इसमें आपको ग्राफ बना के जरूर आना होता है। तो सबसे पहले क्या है कि द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर शोज वेरिएशन ऑफ मोटर टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू स्लिप। जो मोटर टॉर्क का जो रिलेशन है इस विद रिस्पेक्ट टू स्लिप, वो इसमें डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो ये कैसे होता है? देखिए, आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो स्लिप होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है हमेशा। तो देखिए यहाँ पे एस इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू 1 है, और टॉर्क ऊपर के साइड में है, ठीक है। तो आपका ये जो ग्राफ है इसके हिसाब से आप ध्यान रखेंगे, जैसे इसमें डिपेंड करता है रीजन क्या है। मान लीजिए स्टार्टिंग में जो लो स्लिप रीजन होता है तो उसमें क्या होता है? इंक्रीज करती है, बट जैसे ही हाई स्लिप रीजन आता है वैसे ही देखिए डिक्रीज हो जाता है टॉर्क। पहले लो स्लिप रीजन में इंक्रीज करता है, देन हाई स्लिप रीजन में डिक्रीज करता है। तो हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले आपको इसके लिए पता होना चाहिए टॉर्क का फॉर्मूला, तो वो भी लिख के आएंगे आप वहाँ पे, जो तभी मैंने कहा था कि पहले आप ऊपर पढ़ लें। तो टी आर इक्वल टू के वन एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्सएल स्क्वायर। तो आपको ये एज इट इज याद रखना है। तो के वन क्या है? कांस्टेंट है, एस स्लिप है, आर टू है हमारा रोटर का रेजिस्टेंस, आर टू अपना रोटर का रेजिस्टेंस है, एस स्लिप है, एक्सएल क्या है? रोटर का रिएक्टेंस। तो ये आप याद रखेंगे, और ये ग्राफ आप जरूर याद रखेंगे। अब पहली केस क्या है? लो स्लिप रीजन है, अगर मान लो, मतलब कि एस जो है स्लिप मतलब हमारी जो 0 से 0.5 के बीच में है, तो टी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। अब अगर आपको इसको डिराइव करना है तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए स्लिप का रीजन कम है, ठीक है, तो ये आपका जो ये टर्म है ये आपका काफी छोटा होगा, तो ये आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसका आर टू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब ये एक तरीके से जीरो हो जाएगा, तो ये आर टू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो आर टू कैंसिल हो जाएगा, तो टी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस हो जाएगा। आप सिंपल याद रखें कि लो स्लिप रीजन में क्या होता है कि जो आपका टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। मतलब जब स्लिप 0 से 0.5 के बीच में होती है तो आपका टॉर्क बढ़ता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है। अगर हाई स्लिप रीजन हुआ, मतलब एस इज ग्रेटर देन एस मैक्स हो गया, 0.5 से 1 के बीच में आ गया, तो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टॉर्क। फिर जैसे जैसे फिर आपका बढ़ेगा तो ये कम होगा टॉर्क। तो बेसिकली यही मैंने यहाँ पे ग्राफ में भी दिखाया कि एक टाइम तक बढ़ेगा जब तक लो स्लिप रीजन रहेगा, जैसे ही हाई स्लिप रीजन आएगा वैसे पॉइंट डाउन कर जाएगा। तो यही हमारा है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, कि इसमें क्या होता है? लो स्लिप रीजन में जब 0 टू 0.5 होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क स्लिप के, और जब हाई स्लिप रीजन आता है, जब 0.5 से 1 के बीच में आता है, तो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी, एक क्वांटिटी घटेगी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, सिंपल। और डायरेक्टली में क्या होता है? बढ़ेगी एक तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। तो ये हो गया हमारा। अब एस क्या डिनोट करता है इस फॉर्मूले में? ऊपर जो मैंने लिखा एस स्लिप, और आर टू क्या है? रोटर रेजिस्टेंस, एक्सएल क्या है? रोटर रिएक्टेंस, के वन क्या है? कांस्टेंट। अब एक पॉइंट है, इन बाउंड रोटर मोटर्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर यूज्ड टू शिफ्ट एफ मैक्स क्लोजर टू 1। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जो एस है मतलब शिफ्ट है उसको हम लोग 1 की तरफ ले जाते हैं। क्यों? उससे क्या होता है? इंप्रूविंग द स्टार्टिंग टॉर्क। तो हम लोगों ने बताया। अब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग डिराइव कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री फेस रोटर इंड्यूस करंट। अब जो सप्लाई करते हैं हम लोग करंट, उसका तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी चलो पता होती है, बता दी जाती है कि वो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एफएस से। अब यहाँ पे क्या है? रोटर जो इंड्यूस कर रहा है करंट, क्योंकि वर्किंग में हमने देखा कि करंट इंड्यूस हो रहा है, उसी की वजह से तो रोटेट कर रहा है।
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जनरेट कर रही है, फ्लक्स की वजह से वो उसमें करंट जनरेट हो रहा है, तो जो इंड्यूस करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस करंट ड्यू टू रिलेटिव स्पीड बिटवीन आरएमएफ एंड रोटर वाइंडिंग इज गिवन बाय जनरल फॉर्मूला। मतलब कि जो रिलेटिव स्पीड की वजह से हम लोग की जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है इंड्यूस करंट की, वो क्या है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ आर से। उसका फॉर्मूला क्या है, एनआर। एनआर क्या है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन आरएमएफ एंड रोटर वाइंडिंग। रिलेटिव स्पीड मतलब वही दोनों के बीच में जो अंतर होता है। और पी इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स और अपॉन 120। तो क्या फॉर्मूला है, एफ आर इक्वल टू एनआर पी अपॉन 120। एनआर क्या है, रिलेटिव स्पीड, ये कोई रोटर की स्पीड नहीं, ये रिलेटिव स्पीड है। तो अब यहाँ पे हम लोग ने इसको डिराइव करना देखा है कि जो स्लिप है वो जैसे क्या है, वो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है, ये फॉर्मूला होता है। इससे आप वैल्यू निकाल लेंगे, तो एन एस माइनस एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी एस एन एस, तो यहाँ पे एस एन एस डालेंगे, तो आप इसको होल प्रूफ करेंगे। तो ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एफ आर होता है, जो आपका जो रोटर में जो इंड्यूस हुआ है करंट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या इक्वल होती है, जो आपने सप्लाई करा है फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल मल्टीप्लाइड बाय स्लिप। एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ। एफ यहाँ पे सप्लाइड फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे एफ आर जो है वो इंड्यूस करंट की फ्रीक्वेंसी है। तो ये रिलेशन याद रखेंगे, कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ। एस यहाँ पे स्लिप है। और एडवांटेज ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, इट हैज सिंपल एंड रगेड कंस्ट्रक्शन, मतलब सिंपल कंस्ट्रक्शन है। ये थोड़ी सी सस्ती होती है, इट इज रिलेटिवली चीप। इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, मतलब उसको ज्यादा रख रखाव की जरूरत नहीं होती है। इट हैज़ हाई एफिशिएंसी एंड रीजनेबली गुड पावर। इसमें पीएस होता है, मतलब पावर फैक्टर है, यहाँ पे पीएफ नहीं है, पीएफ होगा यहाँ पे, पीएफ पावर फैक्टर। तो इसका क्या है, पावर फैक्टर अच्छा होता है। इट हैज़ सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क, मैंने बताया सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज एसेंशियली अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है, इसमें हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते ज़्यादा। एंड इट्स स्पीड कैन नॉट बी चेंज इजीली। इट इज स्टार्टिंग टॉर्क इज इंफीरियर टू डीसी शंट मोटर, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो थोड़ा कम होता है। तो ये हम लोग का हो गया थ्री फेज इंडक्शन मोटर विथ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इन डिटेल। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा सा और मोटिवेशन आए, तभी मैं ऐसे वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।